हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीसी मैथ क्लासेज में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th की डेस्क वर्क और उसका मॉडल पेपर 1। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, परमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होता है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको चूज करना है कि परमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होते हैं। तो आपने पहली प्रश्नावली जो है, आपकी पहला चैप्टर है, पहली प्रश्नावली है, उसका 1.1 में आपको गुणात्मक तत्समक दिया हुआ है। तो गुणात्मक तत्समक का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कोई संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है यदि, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जैसे कि 1 का वर्ग होता है आपका 1, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। इस प्रकार से तो हमें उसने पूछा है कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है यदि संख्या का इकाई अंक 3 हो, संख्या का इकाई अंक 0 हो, संख्या का इकाई अंक 7 हो, और संख्या का इकाई अंक कितना हो 2 हो। कि जैसे कि मान के चलो कोई संख्या आपको 42 दे रखी है, इसका इकाई अंक कितना है 2 है। पहले आपको सवाल को समझना है ध्यान से। तो जैसे कि कोई संख्या दे रखी है 42, अब वो पूछ रहा है इसका इकाई अंक 2 है, तो क्या ये एक वर्ग संख्या हो सकती है, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, यानी कि इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं क्या, ये आपको चेक करके बताना है। अब जैसे कि संख्या का इकाई अंक 7 है, अब मान के चलिए मैं कोई संख्या ले लेता हूं जैसे कि 57, इसका इकाई अंक कितना है 7, तो क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये आपको चेक करना है। जैसे कि संख्या का इकाई अंक कितना है 3, तो जैसे कि मैंने ले लिया 33, तो 33 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्गों को लिखेंगे। तो मैं आपको वर्गों को लिख के समझा देता हूं इस बात को क्लियर। जैसे कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग हो गया 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, और 10 का वर्ग 100। तो आप ध्यान से देखिए इन वर्गों को। भाई वर्ग हमारे पास कहाँ तक होते हैं, 10 तक होते हैं, ठीक है। अब होने को तो 11 का भी होता है, लेकिन जब आप 11 का वर्ग करोगे तो 121 आएगा। तो 121 में इकाई अंक कितना आ जाएगा 1। तो आप ध्यान से देखिए 1, 4, 9, 6, 5, ये क्या है, इनके इकाई अंक है। यहाँ इकाई अंक कितना है 1, यहाँ 4 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 5 है। और फिर से आप देखिए स्टार्ट हो गया 6 आ गया वापस से, फिर से ये 9 आ गया, फिर 4 आ गया इकाई अंक, और फिर कितना आ गया 1 आ गया। यानी कि जिन संख्याओं के इकाई अंक 1 होता है, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो, जिन संख्याओं का इकाई अंक कितना हो 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण वर्ग कहलाती है। और साथ के साथ कितनी हो 0, इकाई का अंक कितना हो 0, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं पूर्ण वर्ग। अब कौन कौन से अंक है, 0 हो गया, 1 हो गया आपके पास, 4 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, और 5 हो गया। यदि किसी भी संख्या में इकाई के अंक ये आते हैं 5, 6, 9, 4, 1, 0, तो वही संख्याएं आपकी पूर्ण वर्ग कहलाती हैं। यदि इनके अलावा जैसे कि कौन कौन से अंक बच गए, 2 बच गया, 3 बच गया, और 7 बच गया आपके पास, और 1 बच गया 8, यदि ये अंक आते हैं तो वही संख्याएं क्या नहीं होती हैं, पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ से 3 है तो 3 आपका क्या नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और यहाँ पर 7 है, 7 भी क्या नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यहाँ पे कितना है 0, 0 हमारी पूर्ण वर्ग होती है। जिस संख्या का इकाई अंक कितना हो 0, तो वो क्या कहलाती है पूर्ण वर्ग। और संख्या का इकाई अंक 2 है, तो 2 यहाँ पर है, वो भी नहीं होगी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। संख्या 16 की वर्ग संख्या है, इसका मतलब है आपको संख्या 16 का वर्ग ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। आप 16 गुणा 16 कर दीजिए, कितना आएगा 256 आंसर आ जाएगा। क्यों करेंगे गुणा, 16 का वर्ग कहा था, तो 16 पे घात कितनी लगाएंगे वर्ग के लिए, 2 लगाएंगे। तो 16 पे घात 2 है, तो 16 का 2 बार गुणा करना है आपको। 16 गुणा 16 कितना आ गया 256।
तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका इसमें से? ऑप्शन नंबर बे। चौथा क्वेश्चन है संख्या 25 का वर्गमूल है। अच्छा जी, 25 का वर्गमूल, तो वर्गमूल के लिए अंडर रूट लगाएंगे। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। सिंपल सा सवाल है, आप सभी को पता है। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर से। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में 10 की घात 3 का मान कितना होगा। तो भाई 10 की घात 3 का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? 10 का 3 बार गुणा करते हैं। तो यदि आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, क्योंकि 10 की घात 3 का मतलब 1000 होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? मैं करके बता देता हूँ आपको एक बार, जिन बच्चों को नहीं पता है। 10 की घात 3 का मतलब 10 पे 3 घात है, तो 10 का 3 बार गुणा करेंगे। 10 दाई के 100 गुणा करेंगे 10, 100 का गुणा 10 से करेंगे, कितना आएगा? 1000। अभी आपसे पूछ रहा है छठे सवाल में, एक घन संख्या के गुणनखंड निम्नलिखित हैं। आपको एक घन संख्या दे रखी है, कोई सी भी हो, हमें नहीं पता है, लेकिन उसके गुणनखंड दे रखे हैं। तो देखिए वो कह रहा है एक घन संख्या के गुणनखंड निम्नलिखित हैं। इस प्रकार से गुणनखंड दे रखे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इस घन संख्या का घनमूल कितना होगा? तो घनमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 3 3 के जोड़े बनाते हैं। एक 3 का जोड़ा ये बन गया, एक 3 का जोड़ा ये बन गया, और एक 3 का जोड़ा ये बन गया। तो किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 3 3 के जोड़े बनाते हैं अभाज्य गुणनखंडों में से। तो हमने 3 3 के जोड़े बना लिए। इस जोड़े में से आप एक अंक को निकाल लीजिए बाहर, 2 आ गया। इस जोड़े में से भी एक निकाल लेंगे, बचा ये जोड़ा, इसमें से भी आप एक बाहर निकाल लीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आपका आंसर कितना हो गया? 8। तो ऑप्शन नंबर से। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है कि किसी सौदे में लाभ होता है यदि। अच्छा, वो पूछ रहा है कि आपने कोई सामान खरीदा तो उसमें आपको लाभ कब होगा भाई। अब आप अपने कॉमन सेंस से ही सोचिए इस बात को कि आपको लाभ कब हो सकता है। जैसे कि आप मान के चलिए बाजार से कोई सामान खरीद कर लाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने फ्रिज खरीदा, 10,000 रुपये का खरीदा। अब यदि आप उसे 9,000 रुपये में बेचोगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा? नुकसान कितने रुपए का? 1,000 रुपये का। यदि आप 10,000 रुपये का खरीद कर उस फ्रिज को 11,000 रुपये में बेच देते हो, तो आपको कितने रुपए का फायदा होगा? 1,000 रुपये का। तो आपको क्या हो गया? लाभ हो गया। अब एक कॉमन सी बात है, अब जिसमें सोचने की शक्ति है या फिर जिसमें कॉमन सेंस है वो तो आसानी से कर सकता है। अब भाई जिनके पास कॉमन सेंस नहीं है उसके लिए हम बैठे हैं। तो देखिए, अब आपने जो फ्रिज खरीदा था भाई, खरीदने को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं, सीधी सी बात है। तो आपने 10,000 का फ्रिज खरीदा, मान के चले हम विक्रय मूल्य, बेचने को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। वो आपने 11,000 रुपये में बेच दिया, तभी तो आपको लाभ हुआ। कितने रुपए का? 1,000 रुपये का। कितने रुपए का लाभ हो गया? 1,000 रुपये का। तो अब आप ध्यान से देखिए, आपको लाभ कब हो रहा है? जब आपका विक्रय मूल्य ज्यादा है किससे? क्रय मूल्य से। भाई क्रय मूल्य 10,000, विक्रय मूल्य 11,000। तो 10,000 से तो ज्यादा ही होते हैं 11,000, सीधी सी बात है। तो विक्रय मूल्य ज्यादा है किससे? क्रय मूल्य से, तभी तो आपको क्या हुआ है? लाभ। इसी बात को आपको याद रखना है। तो वो कह रहा है कि किसी सौदे में लाभ होता है आपको कब? जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो। अब भाई हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से तो अधिक है नहीं, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, सीधी सी बात है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, तो विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य से क्या है? अधिक है। कितना अधिक है? 1,000 रुपये। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बे। बाकी के ऑप्शन रहने दो, चाहे आप चेक कर सकते हो। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य समान है। अब भाई जब आप 10,000 रुपये का खरीद के 10,000 रुपये का बेच देते हो, तो आपको क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, एक अंडा बचेगा बस, जीरो के रूप में। कोई भी लाभ नहीं हुआ, सीधी सी बात है। तो ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। और चौथा तो वैसे ही दे रखा है आपको, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बे। तो चलिए करते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए समीकरण 6u बराबर 24 में u का मान क्या है। तो सिंपल सा सवाल है, मैं मौखिक समझा देता हूं एक बार। 6 गुणा में है, भाग में दे दीजिए, तो 6 चौक 24। तो आपका u का मान कितना निकल आएगा? 4 निकल आएगा। या फिर मैं आपको निकाल के बता देता हूं अभी। तो 6u
बराबर दे रखा है 24, तो u बराबर ये हो जाएगा आपका 24/6, 6 एकम 6, 6 चौक 24, तो u बराबर आपका आंसर आ गया 4। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो उसके लिए पहले हमें एक चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। मान लिया भाई ये कोई चतुर्भुज है, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ये हमने एक चतुर्भुज बना लिया। तो चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदु, भाई ये आमने सामने के बिंदु है। ए के सामने क्या है? सी है, और बी के सामने क्या है? डी है। तो इन बिंदुओं को ये मिलाने वाली रेखा, वो पूछ रहा है कि चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आपको पता चल गया होगा क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर सी। 10वां क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? आंतरिक का मतलब होता है अंदर वाले, ये वाले जो कोण है। तो वो पूछ रहा है किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो सीधी सी बात है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब लेकिन आपको यहाँ ऑप्शन में 360 तो कहीं दिया नहीं है। किसके रूप में दे रखा है? समकोण के रूप में। एक समकोण, 3 समकोण, 2 समकोण और 4 समकोण। अब वैसे होता तो 4 समकोण है तो ऑप्शन नंबर दे हो गया, पर बहुत से बच्चे नहीं पहचान पाते कि 4 समकोण होगा कि 3। तो मैं उनको समझा देता हूँ। आपको क्या करना है? समकोण देखना है। समकोण आपको पता है कितने डिग्री को बोलते हैं? 90 को। तो आप 360 आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो 360 में हम एक समकोण यानी कि 90 का भाग दे देंगे। 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो कितना आ गया? 4। तो 4 समकोण, ये इसका आंसर हो गया। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया है? आलेख में मूल बिंदु के निर्देशांक। अब मान के चलिए मैंने कोई ये ग्राफ बनाया, ठीक है, तो ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये हो गई वाई अक्ष और ये हो गई वाई डैश। तो जब आपकी अक्षें जिस बिंदु पर काटती हैं, दोनों अक्षें किस बिंदु पर काट रही हैं? इस बिंदु पर। तो ये क्या कहलाता है? इनका मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल बिंदु। तो इसके निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0, क्योंकि इस बिंदु पर खड़े होके ना तो हम एक्स अक्ष पर इधर चलते हैं, ना इधर चलते हैं, ना ही वाई पे उधर चलते हैं, ना इधर चलते हैं, केवल यहाँ खड़े रहते हैं। तो इसके निर्देशांक कितने होते हैं? 0,0। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गए आपके 11 क्वेश्चन। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए भाई करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? संख्या 256 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो चलिए 256 के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो डंडा वाली विधि से करेंगे इस प्रकार से। इकाई का अंक 6 है, 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच गया 1, 2 अट्टे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 छिक्की 12, 2 चौके 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 छिक्की 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 अट्टे 16। फिर 2 से डिवाइड करते चलेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो लिखेंगे 256 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 2 इंटू 2। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 256 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए आपके? 2 का गुणा 8 बार, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 2 की घात 8। तो अब दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13, संख्या 35 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो वर्ग ज्ञात करना है तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। यदि आपको सवाल में दिया होता कि सरसमीका का यूज करके कीजिए, तो आप सरसमीका का उपयोग करके कर सकते थे, वरना डायरेक्ट दे रखा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे कि 35 का वर्ग मैं सरसमीका से करा देता हूं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 30 + 5। 35 को क्या लिख सकते हैं? 30 + 5 का होल स्क्वायर। तो सरसमीका बन गई a + b का होल स्क्वायर। चूंकि
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ रखेंगे 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो तुलना कर लेंगे, ए का मान तो 30 हो गया और बी का मान हो गया 5। तो जहाँ ए का मान है, जहाँ ए दे रखा है वहाँ 30 रखेंगे, जहाँ बी दे रखा है वहाँ 5 रखेंगे। तो ए का मान रख देंगे 30, 30 का वर्ग 2 इंटू ए का मान 30 इंटू बी का मान 5 प्लस बी का मान 5 का होल स्क्वायर। 30 का वर्ग करेंगे 3 तिया 9, डबल 0, 900 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 10 का गुणा 30 से करेंगे 300 और ये हो जाएगा 5 25। 5 का वर्ग 5 25, जोड़ देंगे 9 और 3 12, 1200 हो जाएगा। या फिर 1225 डायरेक्ट जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 1225 आंसर। इसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि 35 का वर्ग आपको ज्ञात करना हो तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 40 में से 5 गए तब भी 35 बचेगा, तो यहाँ लग जाएगी सरसमी का a माइनस बी का होल स्क्वायर। इससे आप स्वयं कर सकते हैं। तो अब कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या दिया हुआ है, 1 तथा -1 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं। तो ये हमारी एक संख्या रेखा हो गई। संख्या रेखा पर बीचों बीच में हम 0 रख देते हैं, ठीक है। तो 0 के सीधे हाथ की तरफ, हमारे सीधे हाथ की तरफ प्लस वाली संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 और 5, और उल्टे हाथ की तरफ होती है माइनस वाली संख्याएं, -1 -2 -3 -4 और -5। किस किस को दर्शाना है हमें, 1 को और -1 को। तो प्लस का 1 तो ये रहा, यहाँ बिंदु ए लिख देते हैं, और -1 ये रहा, यहाँ बिंदु बी लिख देते हैं। लिख देंगे बिंदु ए 1 को दर्शाता है तथा बिंदु बी -1 को दर्शाता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15। ये मार्कर थोड़ा सा कम चल रहा है, चलो इससे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 15। तो 15 दे रखा है 5 की घात 3 माइनस 3 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। 5 की घात 3 माइनस 3 की घात 3। 5 की घात 3 का मतलब है 5 का 3 बार गुणा, 5 25, 25 पंजे 125। तो 5 का घन कितना होता है 125, और 3 का घन 3 तिया 9, 9 तिया 27। घटाएंगे, 15 में से 7 गए तो 8, और 11 में से 2 गए तो 9। तो आंसर कितना आ गया आपके पास 98। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या दिया हुआ है, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5 की घात m भाग 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। तो आंसर नंबर 16 दिया हुआ है आपको 5 की पावर m भाग 5 की पावर -3 बराबर 5 की पावर 5। तो सबसे पहले इस भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे। जब हम भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो गुणा के सीधे हाथ वाली जो संख्या होती है वो 1 के बटे में चली जाती है, या फिर हम ये कहें कि उसका व्युत्क्रम हो जाता है उल्टा क्रम, बराबर 5 की घात 5। तो 5 की घात m गुणा ये माइनस की घात है, ऊपर ले जाइए किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। माइनस की घात को ऊपर ले जाते हैं तो प्लस की, या फिर नीचे लाते हैं तो प्लस की। यदि ऊपर घात होती है माइनस की, नीचे लाते तो प्लस की हो जाती है, नीचे माइनस के ऊपर ले जाएंगे प्लस की हो जाएगी, ठीक है। ऊपर नीचे ले जाने पर घातों का चिन्ह चेंज हो जाता है। 5 की घात 5। तो ध्यान दीजिए आधार समान है, कौन सा सूत्र लगेगा, a की पावर m गुणा b की पावर सॉरी a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। यानी कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो आधार समान है, घात जुड़ जाएंगी। तो 5 की घात हो जाएगा m प्लस 3 बराबर 5 की घात 5। एक सूत्र और होता है कि a की पावर m बराबर a की पावर n।
यदि बराबर के दोनों तरफ आधार समान है, जैसे कि यहाँ a और यहाँ पर भी a, तो उनकी जो घात होती है वो आपस में बराबर हो जाती है। इस प्रकार से ये सूत्र ये कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनके आधार समान है तो इनकी घातें भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, बराबर 5। तो m प्लस के 3 है, उधर ले जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो m बराबर 5 में से 3 गया तो 2। तो m की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास m बराबर 2। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछ रहा है आपसे कि एक्स वाई कोमा वाई जेड तथा जेड एक्स का गुणनफल ज्ञात करो। तो हमें एक्स वाई कोमा वाई जेड तथा जेड एक्स का गुणनफल ज्ञात करना है। तो एक्स वाई गुणनफल के लिए गुणा लगाएंगे, वाई जेड गुणा जेड एक्स। अब ये गुणा का चिन्ह है तो ये एक्स और गुणा एक सा लग रहा है, मैं छोटा वाला एक्स बना देता हूँ जिससे कि अच्छा समझ में आए, एक्स। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो x की घात 1 और x की घात यहाँ पे भी 1, तो 1 और 1 कितनी हो जाएगी, 2 एक्स स्क्वायर। y की घात 1 और y की घात 1, घात जुड़ जाएगी, y की घात 2, z की घात 1 और z की घात 1, तो z की घात कितनी हो जाएगी, 2। ये आपका हो गया आंसर नंबर 17। 18वां क्वेश्चन देखिए, दिए गए समांतर चतुर्भुज में आपको क्या दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज। तो जब भी क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज आ जाए या फिर कोई सा भी चतुर्भुज आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी परिभाषा मन ही मन में सोच लेनी है। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, भुजाएं समांतर होती हैं और सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस समांतर चतुर्भुज में कोण x, y का मान बताइए। तो आपको x और y का मान बताना है। आंसर नंबर 18। मैं चित्र बना देता हूं। ये हो गया कोण 100, ये कोण हो गया y, ये कोण हो गया x। ये तो हो गए सम्मुख कोण। यदि मैं इसका मान निकालूं या फिर इसका निकाल लूं तो सम्मुख कोण से हम दूसरे का मान निकाल सकते हैं। तो ये जो दोनों कोण हैं ये कोण कैसे कहलाएंगे, आपके आसन्न कोण कहलाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग बराबर 180। तो ये दोनों आसन्न कोण है या फिर ये दोनों आसन्न कोण है, आप किसी से भी कर सकते हो। तो 100 प्लस x बराबर 180, प्लस के 100 है उधर फेंक दो, किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो x बराबर 180 में से 100 गया तो कितना हो जाएगा आपके पास, 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई निकल के, 80। अब y और 80 कैसे हैं, आपके आमने सामने के कोण है यानी कि सम्मुख कोण। तो लिख देंगे चूंकि कोण y बराबर कोण x, कैसे कोण है, कारण बताना पड़ेगा आपको, सम्मुख कोण है। तो कोण y बराबर कोण x का मान रख देंगे, कितना आया आपके पास, 80 डिग्री। तो y का मान भी कितना आ गया, 80 डिग्री, और x का मान 80 डिग्री। तो चलिए कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसी भी माप का एक समलंब चतुर्भुज का चित्र बनाइए। तो उसने आपसे साफ साफ शब्दों में कहा है कि बिना माप का एक समलंब चतुर्भुज बनाना है, किसी भी माप को लेके अपनी मर्जी से। तो समलंब चतुर्भुज की आकृति इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से। इसकी समलंब चतुर्भुज की ये आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं ये वाली, ये समांतर होती हैं, आगे बढ़ाने पर कहीं भी नहीं काटेंगी। और ये भुजाएं जो होती हैं ये इसकी असमान भुजाएं होती हैं, जब इन्हें आप आगे बढ़ाओगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये हो गया आपका बिना माप का समलंब चतुर्भुज।
या फिर ऐसा कहें हम कि अपनी मर्जी से माप लेके बनाया गया एक समलंब चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 19 खत्म। अब करते हैं 20वां। तो आंसर नंबर 20 है आपका कि बीजीय व्यंजक 2x² प्लस 9x माइनस 10 तथा 5x² माइनस के 5x प्लस 5 का योग ज्ञात कीजिए। इनको जोड़ना है आपको। तो 2x² प्लस 9x माइनस 10 तथा 5x² माइनस के 5x प्लस 5। तो चलिए इनको जोड़ देते हैं। जोड़ने के दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे जोड़ सकते हो 2x² प्लस 9x माइनस 10, इसमें जोड़ देंगे 5x² माइनस के 5x और प्लस के 5। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि समान घात के नीचे समान घात वाला पद लिखना है। दो घात वाले के नीचे दो घात वाला, एक घात वाले के नीचे एक घात वाला और बिना घात वाले के यानी कि अचर पद के नीचे अचर पद। तो जोड़ेंगे तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो 10 में से 5 गए तो 5 बच गया, और चूंकि माइनस के बड़े हैं तो माइनस का आएगा। और 9 में से 5 गए तो कितने बच जाएंगे, 4x बच जाएंगे। और चूंकि प्लस का बड़ा है तो प्लस का चिन्ह आएगा। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 5 और 2 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, 7x² हो जाएंगे। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। ये आपका आंसर हो गया। या फिर हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि 2x² प्लस 9x माइनस 10 में जोड़ेंगे 5x² माइनस के 5x प्लस के 5। तो देखिए 2 और 5 कितने हो गए, 7x² प्लस के 9x हैं और माइनस के 5 हैं। तो 9 में से 5 गए तो कितने बच जाएंगे, 4x। माइनस के 10 हैं प्लस के 5 है तो माइनस के कितने बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे। दोनों तरीके से आप कैसे भी जोड़ सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। अब कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, संख्या 18 का घन ज्ञात कीजिए। तो आपको 18 का घन ज्ञात करना है। तो सरसमीका से तो दिया नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हो, 18 गुणा 18 गुणा 18 करके आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हो। तो वो आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको गुणा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दूसरे तरीके से करा रहा हूँ, आप स्वयं इसका गुणा कर लीजिए। अब इसको कैसे कर सकते हैं, मैं 18 को क्या लिख सकता हूँ, 20 माइनस 2 का क्यों लिख सकता हूँ भाई, 20 में से 2 गए तो 18 बच जाएगा, और घात 3 की घात 3 लगा दी। या फिर ऐसे कर सकते हो 10 प्लस 8 की घात 3, उससे भी हो जाएगा। तो एक सरसमीका है, आपको याद हो तो a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab²। इस सरसमीका का उपयोग करके भी आप कर सकते हो, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो चलिए मैं करके बता देता हूँ इस तरीके से। इसका गुणा करके आप आंसर लिख लें, a का मान 20, b का मान 2 होल क्यूब। तुलना कर लेंगे तो a का मान तो 20 हो गया और b का मान 2 हो गया। माइनस की जगह माइनस है, बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, b का मान -2 ले लेते हैं। वो तरीका गलत है आपका भाई। जब आप इन दोनों की तुलना कर रहे हो तो चिन्हों की भी तुलना करनी पड़ती है। तो माइनस की जगह माइनस हो गया, तो a का मान 20 और b का मान 2, माइनस माइनस को ले गया अपने साथ। तो a का मान रखेंगे 20, तो 20 की घात 3, b का मान रखेंगे 2, 2 की घात 3, 3 इंटू, ये सब गुणा में है, a का मान 20 रखेंगे, 20 की घात 2 इंटू b का मान रख देंगे 2, 3 इंटू a का मान 30 इंटू b का मान 2 की घात 2। तो 20 पे घात 3 है, 20 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 2 3, 8000 आ जाएगा। 2 की घात 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का गुणा 2 से 3 दूनी 6, 20 की घात 2 का मतलब 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 400 प्लस 3 तिया 9, 90 हो जाएगा। 30 का गुणा 3 से करेंगे, गुणा 2 का वर्ग 2 दूनी 4, तो 8000 माइनस 8 माइनस 6 चौक 24, 2400 प्लस 9 चौक 36, 360। 8000 प्लस के और 360 प्लस के, तो प्लस प्लस के जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8360 या फिर 8360। ये दोनों माइनस माइनस के, इनको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2408।
8। अब 8360 में से आप 2408 घटा दीजिए। 8360 में से घटाना है हमको 2408। तो 10 में से 2 गया तो 10 में से 8 गए तो 2, 5 बचा, 5 बच जाएगा। 13 में से 4 गए तो 9, और यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गए तो 5। तो आंसर आ जाएगा 5952 आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। अच्छा, 22 से पहले हम इसका 27वां कर लेते हैं। ठीक है, तो छोटा सा है इसलिए मैं इसे पहले करा रहा हूँ, या फिर ऐसे लगा लिए, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इसे यहाँ लिख दिया। तो ये पूछ रहा है आलेख में प्रतिशत प्रदर्शित बिंदु ए बी सी के निर्देशांक लिखिए। यानी कि इस आलेख में, इस ग्राफ पेपर में आपको ये बिंदु ए बी और सी दे रखे हैं, तो आपको इनके निर्देशांक बताने कितने कितने। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो ए के निर्देशांक, तो एक्स अक्ष पर कितना है 2 और वाई अक्ष पर कितना है 2। और आपको मालूम होगा कि पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं फिर हम y की वैल्यू लिखते हैं। तो x पर कितना है 2 और y पर कितना चले हम 2, तो इसके निर्देशांक आ जाएंगे 2,2। अब लिख लेते हैं हम b की वैल्यू। तो हम x अक्ष पर कितना चले हैं b के लिए 4 और y पर कितना चले हैं 3, तो ये हो जाएगा 4,3। c के निर्देशांक, x अक्ष पर कितना चले हैं 6 और y अक्ष पर 1, तो ये हो जाएगा 6,1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27। अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, दिया हुआ है कि 4,000 रुपये का एक वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है। तो देखिए मूलधन दे रखा है P बराबर 4,000 रुपये, टाइम दे रखा है T बराबर 1 वर्ष। बहुत सी किताबों में इसको N बराबर लिखते हैं, ठीक है, मैं T बराबर लिख रहा हूँ क्योंकि समय है तो मैं टाइम से लिख रहा हूँ। ठीक है, और दर R का मान दे रखा है 5%, और वो कह रहा है इसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र पता होना चाहिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं इंग्लिश में CI, ठीक है, और उसका सूत्र होता है A माइनस P, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन। A का मतलब मिश्रधन, P का मतलब मूलधन। तो मिश्रधन माइनस मूलधन, और मूलधन तो है हमारे पास 4,000 रुपये, लेकिन मिश्रधन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिश्रधन निकालेंगे। जब हमारा मिश्रधन आ जाएगा तो इस सूत्र में रख देंगे मिश्रधन का मान और मूलधन का मान 4,000 घटा के क्या निकाल लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसके लिए हमें मिश्रधन ज्ञात करना है A बराबर। तो जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 की घात T। N भी लिख सकते हो आप या फिर T का यूज कर सकते हो। तो A बराबर P का मान रखेंगे 4,000, 1 प्लस R का मान रखेंगे 5/100 घात T की जगह 1। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 0 की 0, 5 एकम 5। तो A बराबर हो जाएगा 4,000, 20 एकम 20, 20 और 1 21, 21/20 की घात 1। मिश्र भिन्न साधारण भिन्न में बदल लिया हमने इसे। तो A बराबर हो जाएगा 4,000 गुणा 1 घात का मतलब इसे एक बार लिखेंगे 21/20, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 की 0, 0 की 0। तो A बराबर 00 की 00, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना आ गया 4,200 रुपये मिश्रधन आ गया। हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है A माइनस P, यानी कि मूलधन। तो मूलधन कितना आ गया, सॉरी मिश्रधन आ गया 4,200 और मूलधन कितना दे रखा है 4,000
घटा देंगे कितना आ जाएगा 200 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 200 रुपये। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है कि बीजीय व्यंजक p इंटू 6p माइनस 7 प्लस 5 को सरल कीजिए तथा p बराबर 1 के लिए मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, पहले इस बीजीय व्यंजक को सरल करना है जितना सरल आपसे हो जाए, फिर उसमें आपको p की जगह कितना रखना है, मान 1 रखना है और उसका आंसर निकालना है। तो देखिए p इंटू 6p माइनस 7 प्लस 5, तो p का अंदर गुणा करेंगे 6, p का p से करेंगे p स्क्वायर माइनस p का 7 से करेंगे 7p हो जाएगा प्लस 5 का 5 रहेगा। ध्यान रखना है आपको p का गुणा 5 से नहीं करना है, क्योंकि p का गुणा केवल इस कोष्टक से हो रहा है और यहाँ चिन्ह कितना दे रखा है, प्लस का दे रखा है। तो अब इससे आगे तो ये होगा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, p बराबर 1 रख देंगे। p बराबर 1 रखने पर तो रखिए p का मान 1, 1 का वर्ग माइनस 7, p का मान 1 प्लस 5। केवल आपको p की जगह 1 रखना है, बाकी किसी भी राशि को आपको नहीं छेड़ना है। तो p इंटू 1 का वर्ग 1, 7 एकम 7 प्लस 5, तो 6 एकम 6, 7 में से 5 गए तो कितना बच जाएगा, माइनस के 2, क्योंकि माइनस के बड़े 7 में से 5 गए तो 2, माइनस का बड़ा है तो माइनस का आएगा। 6 में से 2 गए तो 4, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास निकल के 4। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 24। तो मैं यही कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो देखिए क्या दिया हुआ है, व्यंजक x प्लस 7 और y माइनस 5 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें x प्लस 7 का गुणा करना है y माइनस 5 से। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए गुणा कैसे करते हैं बीजीय व्यंजकों का, इस x का गुणा आपको पहले इन दोनों से करना है बारी बारी से चिन्ह सहित, फिर आपको 7 का गुणा इन दोनों से करना है बारी बारी से। तो पहले हम x का गुणा y से करेंगे, एक्स वाई हो गया, ये x प्लस का है, आगे वाला चिन्ह लेते हैं, और 5 किसका है, माइनस का, इससे तो गुणा हो गया। अब x का गुणा माइनस 5 से करेंगे, तो x का गुणा 5 से करेंगे तो 5x आएगा, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का प्लस आ जाएगा। 7 का गुणा y से करेंगे 7y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 7 पंजू 35 हो जाएगा। या फिर आप इसे सीधा करके लिख सकते हो, पहले माइनस के 5x फिर 7y फिर हो जाएगा प्लस के xy, चूंकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का होगा, और माइनस के 35। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिया हुआ है 3y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 3y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए इसमें से कॉमन कितना आ रहा है, तो 3 कॉमन आ रहा है, तो y स्क्वायर बचेगा, 3 बाहर आ गया, 3 का भाग देंगे 9 में, 3 तिया 9, y का y प्लस 3 का भाग देंगे किसमें, 6 में, 3 दूनी 6, ये कॉमन आ गया। अब 3 तो ऐसे ही चलेगा आपका, तो y स्क्वायर प्लस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ y प्लस 2y, क्योंकि 2y और y कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3y हो जाएंगे, प्लस 2 का 2। इन दोनों में से और इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं अलग अलग। तो इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है भाई, यहाँ y की घात 2 है और यहाँ y की घात 1 है, तो y की घात 1 ही कॉमन आएगी, क्योंकि छोटी घात कॉमन लेते हैं, तो y कॉमन आ गया। एक y निकल गया बाहर, क्या बचेगा, केवल y। ये पूरा y यहाँ आ गया, तो y ये कम कितना बच जाएगा, y। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, कितना आ रहा है 2, तो 2 बाहर आ गया, कितना बच जाएगा y, प्लस का प्लस, 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 3। अब इसमें से और इसमें से आप कॉमन निकालिए, तो ध्यान से देखिए आप y प्लस 1 और y प्लस 1 दोनों जगह कॉमन आ रहा है,
तो मैंने y प्लस 1 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो y प्लस 1 बाहर आ गया तो क्या बचेगा, केवल y बचेगा। y प्लस 1 बाहर आ गया, क्या बचेगा, प्लस के 2 बचेंगे, तो प्लस के 2 लिख लिए। ये इसके गुणनखंड हो गए और ये हो गया आपका आंसर। चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 26, यही कर देते हैं। क्या दिया हुआ है, व्यंजक 18a² प्लस 30ab² के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। व्यंजक दे रखा है 18ab², सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ है a² प्लस 30ab²। तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको कॉमन निकालना है। तो कॉमन कितना आ रहा है, बड़े से बड़ा कॉमन लेंगे, जैसे कि 6 तिया 18 और 6 पंजे 30। तो मैं 6 कॉमन ले रहा हूँ। एक तो यहाँ a की घात 1 है और यहाँ b की घात 1 है। मैंने अभी इस सवाल में आपको बताया था छोटी घात कॉमन लेते हैं, तो a की घात 2 और a की घात 1, तो a की घात 1 कॉमन आ जाएगी, b की घात 1 और b की घात 2 में से b की घात 1 कॉमन आ जाएगी। तो चलिए इस पूरे का पहले इसमें भाग देंगे और इस पूरे का पहले इसमें भाग देंगे, देखते हैं क्या बचता है। 6 का भाग 18 में 6 तिया 18, 3 बच गया। a² में से एक a बाहर आ गया, क्या बच जाएगा, केवल 1a। b तो पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो अब कुछ नहीं बचेगा, प्लस 6 का भाग देंगे 30 में, 6 पंजे 30 हो गया। a का a बाहर आ गया, अब 2b में से एक भी बाहर आ गया तो एक भी बच जाएगा। ये इसके गुणनखंड हो गए और यही हो गया आपका आंसर। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 28, क्योंकि 27 तो मैंने पहले ही करा दिया था शुरू में। ठीक है, तो अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए आलेख बनाइए। तो चलिए इसका आलेख बना लेते हैं। तो आपके यहाँ 3 प्रकार के आलेख है, एक तो दंड आलेख है, एक रैखिक आलेख है और एक आयत चित्र है। ठीक है, तो इसका हम आयत चित्र बनाएंगे। तो उसके लिए पहला जो खाना होता है वो x का होता है और दूसरा खाना होता है y अक्ष का। पहला खाना x अक्ष का, दूसरा खाना y अक्ष का, ये आपको याद रखना है। तो x पे देखते हैं अधिकतम मान कितने हैं। सबसे पहले 5 है, तो हम पैमाना कम से कम 5 तक तो लेंगे ही लेंगे, ज़्यादा आप कितना भी ले सकते हो, पर आपको 5 से कम नहीं लेना है। और y अक्ष पर अधिकतम पैमाना, अधिकतम संख्या कितनी है, 25। तो y अक्ष पर जो हम पैमाना लेंगे वो 25 तक तो लेंगे, ज़्यादा आप कितना भी ले सकते हो, कम नहीं लेना है आपको। अब कम क्यों नहीं लेना है, जैसे कि आपका 25 है अधिकतम मान, आप 24 लोगे तो आप 25 को कहाँ दर्शाओगे, तो इसलिए हमें अधिकतम कितना भी ले सकते हैं, पर कम से कम 25 तक तो लेना ही है। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तो इसकी हो गई y अक्ष और ये बना ली मैंने इसकी x अक्ष, ये हो गई इसकी y अक्ष। मूल बिंदु हो गया 0। तो ये x अक्ष है, x अक्ष पे पैमाना 5 तक है, तो एक एक का अंतर ले लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और y अक्ष पर पैमाना ले लेते हैं 5 5 का अंतर, 5 10 15 20 25 30। चलो एक फालतू में यहाँ ले लेता हूँ। पैमाना लिखना आपको आवश्यक है प्रत्येक सवाल में जो आपके ग्राफ संबंधित होते हैं। पैमाना x अक्ष पर एक बड़ा खाना, ग्राफ पेपर पर ये बड़े खाने होते हैं आपके। ठीक है, तो एक बड़ा खाना बराबर आपने कितने कितने का अंतर लिया है, यहाँ एक एक का अंतर है, क्योंकि आप x अक्ष की बात कर रहे हो, तो एक एक का अंतर चल रहा है। तो ये हो जाएगा 1 इकाई। y अक्ष पर लिखेंगे इसी प्रकार, y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर कितने कितने का अंतर है, y अक्ष पर 5 5 का अंतर है, तो लिख देंगे 5 इकाई। ठीक है, ये तो हो गई पैमाने की बात। अब बनाते हैं इसका ग्राफ।
तो देखिए पेन की संख्या 1 2 3 4 5 और मूल्य दे रखा है एक पेन का 5 रुपये, तो 2 का 10, 3 का 15, 4 का 20 और 5 का 25। तो एक्स अक्ष पर आपको पहले खाने के लिए 1 पर चलना है और वाई पर कितना चलना है 5। अब इस सवाल में आपको दिया नहीं है कि हमें आयत चित्र बनाना है या फिर दंडाले खींचना है, तो हम क्या करेंगे सिंपल ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो आपका रैखिक ग्राफ कहलाता है। ठीक है, तो देखिए तो एक्स पर चलेंगे हम 1, तो 0 से खड़े होकर एक्स पर आ गए 1 और वाई पर चलना हमें नीचे 5, तो 5 पहुंच गए यहाँ। एक पॉइंट लगा देते हैं, इसको अपनी मर्जी से नाम दे देंगे ए और निर्देशांक लिख देंगे 1,5। पहले मान एक्स का आता है फिर किसका आता है वाई का, तो एक्स पे पहले चले थे 1 और वाई पे चले थे हम 5। फिर चलना हमें 2 पे 10, यहीं आ जाएंगे वापस से। एक्स अक्ष पे चलना है 2 और वाई अक्ष पे चलना है आपको 10। इस प्रकार से इसको बी नाम दे देंगे 2,10। वाई पे फिर एक्स पे चलना है 3 आ गए और वाई पे चलना है 20। 5 10 15, सॉरी 3 पे है 15 है आपका, तो हम केवल 15 ही चलेंगे 3 पर। इस प्रकार से ये हो जाएगा सी 3,15। अब हमें 4 पे चलना है 20, तो 0 से 4 पे आ गए और 4 से चलेंगे 20, तो लगभग आएगा आपका यहाँ पर डी हो गया 4,20। अब चलते हैं 5 पर 25, तो 5 ये रहा आपका और इस पर चलेंगे 25। भाई सीधी सूत में जाना है आपको, तो आपकी गाड़ी यहाँ रुक जाएगी 25 पर आकर, तो ये हो गया 25। ए बी सी डी ई, ये हो गया 5,25। पैमाने की सहायता से आपको इन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच दिए और इसे मूल बिंदु से मिला देंगे, तो ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 28 खत्म। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। यदि इसे 1200 रुपये में बेचा जाता है तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए भाई करते हैं इसे। आंसर नंबर 29, फोन का अंकित मूल्य, मोबाइल फोन का अंकित मूल्य बराबर दिया हुआ है 1600 रुपये। बेचने को क्या बोलते हैं विक्रय मूल्य, तो मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य बराबर 1200 रुपये। अब आप समझिए इसे ध्यान से। मान के चलिए आप एक मोबाइल की शॉप पर गए, वहाँ से आपको एक मोबाइल पसंद आ जाता है और आप उसे खरीदते हो, तो डब्बे पर मोबाइल का जो डिब्बा होता है उस पर मूल्य कुछ और लिखा होता है, लेकिन दुकानदार आपसे वही पैसे नहीं लेता जो डिब्बे पर अंकित होते हैं, आपसे कुछ कम करके पैसे लेता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है बट्टा कहलाता है, या फिर एक प्रकार से कह लो छूट कहलाती है। ठीक है ना, तो मान के चलिए किसी मोबाइल पर अंकित मूल्य 1600 रुपये लिखा गया है और उसे 1200 रुपये में बेचा गया है। अब सीधी सी बात है कमी तो हो रही है यहाँ, तो वो पूछ रहा है आपसे बट्टा कितने रुपए का आया, तो बट्टा निकाल लेते हैं भाई। तो बट्टा बराबर 1600 में से बट्टे का सूत्र लिख दीजिए आप पहले, क्या होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य हो गया 1600 और विक्रय मूल्य हो गया 1200, तो कितना हो जाएगा आपके पास 400 रुपये का बट्टा मिल गया आपको, यानी कि 400 रुपये की छूट मिल गई। ठीक है, 1600 रुपये का मोबाइल बताया था आपको, ठीक है, 400 रुपये की उसने छूट दे दी,
तो 400 रुपये कट के कितने का पड़ेगा, वो आपको 1200 रुपये का। अब यहाँ तक तो ठीक है, उसने पूछा था तो बट्टा और बट्टा का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो पहला आंसर तो हमारे यहीं तक हो गया कि भाई हमने बट्टा निकाल दिया। अब पूछ रहा बट्टे का प्रतिशत, तो चलिए बट्टे का प्रतिशत। अच्छा आप सुनिए ध्यान से, ये जो बट्टा मिला था आपको 400 रुपये का, वो किस राशि पर मिला था, विक्रय मूल्य पर या फिर अंकित मूल्य पर। तो सीधी सी बात है, ये जो हमें बट्टा मिला था, छूट मिली थी, 1600 रुपये पर मिली थी। तो हम आधार किसे मानेंगे, अंकित मूल्य को, क्योंकि 1600 रुपये क्या है आपका अंकित मूल्य है। तो सूत्र बन जाएगा इसका बट्टा बटे अंकित मूल्य, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। तो बट्टा कितना है 400, अंकित मूल्य 1600 गुणा 100%। तो देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गई, और 4 से काटेंगे 100 बार, 4 चौक 16, 4 से काट देंगे से 4 दूनी 8, बच गए 2, 4 पंजे 20। तो बट्टे की राशि कितनी आ गई 25% आंसर। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 30। दिया हुआ है समीकरण t/3 - 5/3 बराबर t/5 - 3/5 को हल कीजिए। चलिए इसका आंसर निकाल लेते हैं। 30वें का समीकरण दिया है t/3 - 5/3 बराबर t/5 - 3/5। तो हमें इसमें t का मान ज्ञात करना है। तो या तो आप छठी क्लास का तरीका यूज कीजिए कि जिन भिन्नों के हर समान होते हैं उनके अंशों को या तो जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। वो तो चिन्ह पे डिपेंड करता है, माइनस का है तो घटा देंगे और प्लस का है तो जोड़ देंगे, ठीक है। या फिर आप ले से लेके हल कर लीजिए। तो मैं ले से लेके करा देता हूँ। तो ले से हो गया 3, 3 एकम 3, टी एकम टी, 3 एकम 3, 5 एकम 5। इधर लघुत्तम लेंगे 5, 5 एकम 5, टी एकम टी माइनस 5 एकम 5 और 3 एकम 3। क्रॉस गुणा कर देंगे। अब 5 का गुणा करेंगे t-5 से और 3 का गुणा करेंगे t-3 से, ठीक है। तो चलिए गुणा करते हैं। 5 का t से करेंगे 5t, माइनस का माइनस, 5 25 हो जाएगा। 3 का गुणा t से करेंगे 3t, माइनस का माइनस, 3 तिया 9। अब आपको क्या करना है, t वाले पद एक तरफ और बिना t वाले पद एक तरफ, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि चर राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ। तो 5t प्लस के इधर ले आइए, माइनस के 3t हो जाएंगे, माइनस के 9 बचे, माइनस के 25 है उधर ले जाइए, किसके हो जाएंगे प्लस के। तो 5 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा 2t। 25 में से आप 9 घटाइए तो कितना बच जाएगा आपके पास 16। 2 गुणा में किस में जाएगा भाग में, क्योंकि प्लस का बड़ा है इसलिए किसके बचेंगे प्लस के। तो 16 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 अट्टे 16। तो t बराबर कितना आंसर आ गया 8 आंसर। अब इसका करते हैं अथवा वाला क्वेश्चन। तो देखिए अथवा में क्या दिया हुआ है कि शंभू और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष पश्चात आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना है, जब भी सवाल में आपको आयु दे रखी हो किसके रूप में, अनुपात के रूप में, तो उसके पीछे हम x लगा देते हैं। कोई भी आपको चर राशि लगा देनी है। अब जरूरी नहीं है कि आपको केवल आयु वाली सवालों में ऐसे ही करना है। जो भी आपके सवाल होते हैं, क्षेत्रफल संबंधी हो, त्रिभुज की भुजाओं संबंधी हो, यदि अनुपात के रूप में है तो उनके पीछे एक चर राशि लगा देते हैं x या y। तो देखिए आंसर नंबर 30 ये अथवा वाला है। मान लेते हैं, माना शंभू तथा उसकी बहन की वर्तमान आयु का
अनुपात 5x व 7x है। 5:7 था, हमने 5x और 7x मान लिया, पीछे क्या लगा दी, एक चर राशि लगा दी x। अब वो कह रहा है अब से 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात, तो 4 साल बाद इनकी आयु निकाल लेते हैं। अब मान के चलो शंभू इस साल 10 साल का है, तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, 14 साल का। तो आपने क्या किया, जोड़ा, तो हम भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 4 वर्ष बाद शंभू की आयु, तो शंभू की वर्तमान आयु कितनी थी, 5x, तो वर्तमान आयु में कितने साल और जोड़ देंगे, 4 साल। तो ये इसके 4 साल बाद की आयु हो जाएगी, वर्ष। अब जब भाई की आयु 4 साल बाद बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है बहन की भी आयु हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो 4 वर्ष बाद बहन की आयु, तो बहन की वर्तमान आयु कितनी थी, 7x, 4 साल बाद के लिए 4 जोड़ देंगे, वर्ष। तो कितनी आ गई, 7x + 4। अब वो कह रहा है सवाल में कि 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात, तो 4 वर्ष बाद आयु ये थी इनकी, तो इनका क्या कर देंगे, अनुपात बटे 7x + 4। अब बटे के रूप में लिख लो या अनुपात के रूप में लिख लो, एक ही बात होती है। यहाँ लिख देते हैं प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। तो क्या कहा है प्रश्न में, अब से 4 वर्ष बाद आयु का जो अनुपात है वो 3:4 हो जाएगा। तो उसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो क्रॉस गुणा कर देते हैं, तो 4 का गुणा करेंगे पहले 5x से, तो 4 पंजे 20x, फिर 4 का 4 से करेंगे 4 चौक 16, 3 का करेंगे 7 से, 7 तिया 21x, प्लस 3 का करेंगे 4 से, 3 चौक 12, x वाले पद एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ। तो 20x का 20x, ये प्लस के इधर ले आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, 12 बचेगा, ये प्लस के 16 हैं उधर ले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो देखिए छोटी राशि में से आप बड़ी राशि घटा रहे हो तो माइनस का चिन्ह आएगा, या फिर माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का आएगा। 21 में से 20 गया तो 1x बच जाएगा, माइनस के 16 में से 12 गए तो 4 बच जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया आपके पास, 4। क्या पूछा है सवाल में, उनकी वर्तमान आयु, तो लिखेंगे शंभू की वर्तमान आयु। तो भाई शंभू की वर्तमान आयु कितनी थी, 5x, तो 5 गुणा x का मान कितना आया, 4, 5 चौक 20 वर्ष। अब निकालेंगे बहन की वर्तमान आयु, तो उसकी बहन की वर्तमान आयु कितनी थी, 7x, तो 7 गुणा x का मान 4, 7 चौक 28 वर्ष। तो ये उन दोनों की क्या आ गई, वर्तमान आयु। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 हल हो गया। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, दी हुई सूचना को निरूपित करने के लिए एक उपयुक्त आलेख खींचिए। तो आपको क्या करना है, इस सूचना से ये जो आपको आंकड़े दे रखे हैं इनसे आपको एक आलेख बनाना है। तो चलिए आलेख बना लेते हैं। तो ये तो पहला जो मान होता है वो x का और दूसरा मान y का। तो आलेख बनाने के लिए पहले हम y अक्ष बना लेते हैं और एक x अक्ष बना लेते हैं। तो ये तो y अक्ष हो गई और ये हो गई हमारे पास x अक्ष। ये इसका मूल बिंदु हो गया 0। अब x पर कितना है, जुलाई अगस्त सितंबर। तो आप एक एक खाने वाली जो लाइन होती है इस प्रकार से, थोड़ा दूर दूर लिख लेता हूं मैं। तो यहाँ तो आ जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ठीक है, ये हो गए। और
वाई अक्ष पर देखिए आप, सबसे बड़ा आंकड़ा कितना है 2500। तो 2500 से आपको कम मान नहीं रखना है, ज़्यादा आप कितना भी रख सकते हो। सबसे छोटा मान कितना है इसमें 1000। तो चलिए मैं 1000 से लिखना प्रारंभ कर देता हूँ। 1000 में 500 का अंतर लेके लिख रहा हूँ। 1000 में 500 जोड़ेंगे 1500, फिर आ जाएगा आपका 2000, फिर हो जाएगा इसके बाद 2500 और फिर लिख लेंगे हम 3000। ठीक है, मैंने ज़्यादा लिख दिया एक। तो अब देखिए इसका हमें क्या बनाना है ग्राफ। तो जुलाई महीने में बेची गई घड़ियों की संख्या कितनी थी 1000 थी। तो जुलाई महीने में जो हमारे घड़ियों की बेची गई संख्या थी 1000, तो 1000 ये रहा। तो इसका ग्राफ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इस प्रकार से। ठीक है, एक मिनट। देखिए हो गया। अब करते हैं अगस्त। तो अगस्त महीने में कितना है 1500। तो अगस्त महीने में जाएगी 1500 तक। तो अगस्त महीने में हमने कितनी घड़ियाँ बेच दी थी 1500 घड़ियाँ बेच दी थी। आप अच्छे से ड्रॉ कर लेना ग्राफ पेपर पर। ठीक है, मेरे पास वो जुगाड़ नहीं है। तो अब देख लेते हैं सितंबर महीने में फिर हमने 1500 घड़ियों की सेल की थी। तो इसका ग्राफ भी कहाँ तक जाएगा 1500 तक जाएगा। अक्टूबर महीने में 2000, तो 2000 है यहाँ तक। तो ये हो जाएगा ग्राफ आपका टेढ़ा हो गया। तो ये हो जाएगा अक्टूबर महीने में ग्राफ 2000। फिर नवंबर में हमने बिक्री करी थी घड़ियों की 2500। तो ये हमने घड़ियाँ बेच दी भाई नवंबर में 2500। और दिसंबर महीने में फिर आ गए हम 1500 पर। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक दंडालेख। ठीक है, या फिर आप एक पैमाना और लिखिए इस पर। पैमाना एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 महीना। ठीक है, और वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर कितने कितने का अंतर चल रहा है 1500 का अंतर लिया है हमने। तो ये हो जाएगा आपका 500 घड़ियों का अंतर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31। तो ये आपका पहला मॉडल पेपर पूरा हल हो गया है। इसका अथवा वाला बच रहा है, उसे आप स्वयं कर सकते हो। उसमें आपको क्या दे रखा है, चित्र दे रखा है बना के, बस आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कैसे पूछेगा कि भाई नवंबर महीने में कितनी घड़ियाँ बेची आपने, तो ग्राफ को देख के आप बता दो कि 2500 घड़ियाँ बेची। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपका पहला मॉडल पेपर हल हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। इसका जो मॉडल पेपर 2 है वो हम हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।